हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 फ्रेंच रेवोल्यूशन। डेट है 14 ऑफ जुलाई और प्लेस है बेस्टील। ये आपके सामने एक पिक है, बेस्टील फोर्ट। पेरिस के लोग इसमें एंट्री करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स के जो सर हैं उनके पाइक्स पर थे। ऐसा क्या हुआ कि 14 ऑफ जुलाई 1789 को पेरिस के लोगों को सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना पड़ा, इस जेल को तोड़ना पड़ा जिसका नाम है बेस्टील। ये हम समझेंगे इसमें, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रेजेंट में भी फ्रांस इसको सेलिब्रेट करता है लाइक नेशनल डे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं क्या कॉजेज हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन जैसा नहीं है जिसमें आपने देखा था कि अमेरिकन ने एक लड़ाई स्टार्ट करी, ब्रिटेन को जो है डिफीट किया वॉर्स में, बैटल्स में, और उसके बाद ब्रिटेन को जो है ये मानना पड़ा कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ये सब इश्यू फ्रांस में नहीं है, क्योंकि फ्रांस में ऐसी कोई सेकंड पार्टी नहीं है जो फ्रांस को रूल कर रही है, फ्रांस किसी का गुलाम है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रांस में जो ये रेवोल्यूशन हुआ ये प्रिविलेजेस के अगेंस्ट हुआ, ये रेवोल्यूशन हुआ कुछ आजादी के लिए हुआ, ये रेवोल्यूशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हुआ, लोगों के राइट को देने के लिए हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रेवोल्यूशन कुछ अलग है, इसको समझना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की पूरी सोसाइटी को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सोसाइटी को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, प्रिविलेज्ड ग्रुप एंड अनप्रिविलेज्ड ग्रुप। प्रिविलेज्ड ग्रुप में कौन आते हैं? रॉयल फैमिली, नोबल्स एंड चर्च के बंदे। फ्रांस का जो चर्च है रोमन कैथोलिक चर्च, इसके भी दो पार्ट हैं, अपर क्लर्जी मैन एंड लोअर क्लर्जी मैन। ठीक है स्टूडेंट, जो अपर क्लर्जी मैन है वो प्रिविलेज्ड ग्रुप में आते हैं एंड जो लोअर क्लर्जी मैन है वो अनप्रिविलेज्ड ग्रुप में आते हैं। तो इस टाइप से समझिए, प्रिविलेज्ड ग्रुप एंड अनप्रिविलेज्ड ग्रुप। जो प्रिविलेज्ड ग्रुप है रॉयल फैमिली, उसके बाद नोबल्स एंड क्लर्जी मैन मतलब चर्च के लोग। दूसरी तरफ है अनप्रिविलेज्ड ग्रुप, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं समझिए। उसमें फर्स्ट है बुर्जुआजी। बुर्जुआजी, इनका अदर नेम है मिडिल क्लास, BOURGEOISIE, बुर्जुआजी। इसको आप मिडिल क्लास के नाम से भी जानते हैं। ये जो मिडिल क्लास है इसमें बैंकर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनके पास पैसे की एज सच कोई कमी नहीं है। ओके स्टूडेंट, बट इनको एक इश्यू है। इश्यू ये है कि फ्रांस में जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो सारे नोबल्स ने कंट्रोल किए हुए हैं और उनके पास पावर नहीं है। वैसे भी आपने देखा होगा किसी बंदे के पास पैसा आ जाता है तो उसको सबसे पहले इलेक्शन में भागना है, उसको MLA बनना है, MP बनना है। तो सेम इश्यू यहाँ पर था कि कह रहे भाई पैसा बहुत आ गया है बट हमारे पास गवर्नमेंट जो है उसमें कोई हमारा रोल ही नहीं है, सारे जो है गवर्नमेंट के ऑफिस नोबल्स ने कंट्रोल किए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी अनप्रिविलेज्ड ग्रुप में हम देखेंगे स्टूडेंट, तो इसी में आते हैं हमारे, फिर उसके बाद वर्कर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस। अब यहाँ पर जो वर्कर्स हैं इनके नंबर बहुत ज्यादा नहीं है अभी तक, बट हाँ कुछ वर्कर्स हैं, नंबर्स हैं जो सिटीज में रहते हैं। पीजेंट्स के नंबर सबसे ज्यादा है और 97 से लेकर 98% टोटल पॉपुलेशन में पीजेंट्स आते हैं। पीजेंट्स को टैक्स पे करना पड़ता है, हैंड टू माउथ इनकी लाइफ है और इनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है वेदर के ऊपर। तो जब भी वेदर में थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा तो इनका जो फॉर्च्यून है वो भी फ्लक्चुएट कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझने का ट्राई करिए फिर से। 100% पॉपुलेशन 100 लोग हैं, उसमें से 2% प्रिविलेज है, इसमें नोबल्स, रॉयल फैमिली एंड चर्च, और 98% अनप्रिविलेज्ड हैं। अब फ्रांस की जो असेंबली है, यस यहाँ पर फ्रांस में एक असेंबली बनाई गई है, इसका नाम है स्टेट जनरल। तो फ्रांस में एक असेंबली है स्टूडेंट, इसको कहते हैं स्टेट जनरल। एक मिनट, यस। स्टेट जनरल, इसमें 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट इसको कहते हैं फर्स्ट एस्टेट, इसमें चर्च के लोग हैं, चर्च, क्लियर। सेकंड पार्ट इसको कहते हैं सेकंड एस्टेट, और इसमें कौन आते हैं? नोबल्स। और थर्ड जो है स्टूडेंट इसको कहते हैं थर्ड एस्टेट, और इसमें आते हैं कॉमनर्स, कॉमन मैन। फिर से देखिए, फ्रांस की असेंबली का नाम ESTAT, स्टेट जनरल। फर्स्ट एस्टेट चर्च के लोग, सेकंड नोबल्स एंड थर्ड कॉमनर्स। ये जो कॉमन मैन है इसमें अभी हमने डिस्कस किया, जो बुर्जुआजी हैं, बुर्जुआजी ये बहुत पैसे वाले हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? मिडिल क्लास। इसमें वर्कर्स हैं, इसमें पीजेंट्स हैं, ठीक है। बट
स्टेट जनरल में जो थर्ड स्टेट है उसमें जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, सॉरी मेन रिप्रेजेंटेशन है वो बुर्जुआजी का है, उसमें एज सच वर्कर्स एंड पीजेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, तो फिर से देखिए, चर्च, सेकंड नोबल्स एंड थर्ड कॉमनर्स। अब यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न है फ्रांस में वो किस टाइप से होता है, चर्च के लोग अलग सिटिंग करेंगे, इनका अलग वोट काउंट होगा, वोट काउंट कितना होगा 1। नोबल्स अलग सिटिंग करेंगे, इनका अलग वोट काउंट होगा, वोट काउंट कितना है 1। और जो कॉमनर्स हैं अलग सिटिंग करेंगे, वोट काउंट होगा 1। और उसके बाद देखा जाएगा किस इशू के फेवर में कितने वोट पड़े और उसके जो है अपोजिशन में कितने वोट पड़े। तो आप देखिए जनरली ये होता था कि जो फर्स्ट स्टेट है एंड सेकंड ये साथ में आ जाते थे एंड होता था 2 वर्सेस 1, इसमें कॉमनर जो है उनकी मेजोरिटी थी। अगर टोटलिटी में हम देखें उसके बाद भी ये अपनी बातें नहीं रखवा पाते थे, बिकॉज चर्च एंड नोबल्स की जो स्टेट हैं वो साथ में आ जाती थी और सबकी अलग अलग सिटिंग होती थी, अलग अलग हॉल्स में इनकी मीटिंग होती थी और ये अलग वोटिंग करते थे। तो ये वोटिंग का पैटर्न है, ठीक है, तो ये फ्रांस की सोसाइटी है। नेक्स्ट समझते हैं, स्टूडेंट ये टैक्स पे नहीं करते हैं, ये भी टैक्स पे नहीं करते हैं, टैक्स ये पे करते हैं। ओके, तो अब चर्च जो है वो टैक्स पे नहीं करता, इवन वो टैक्स कलेक्ट करता है और इस टैक्स का नाम है टाइप, TITHE, टाइथ बोलते हैं इसको। एंड ये एक रिलीजियस टैक्स है, ये होता है टोटल प्रोडक्शन का 10%। तो 10% आपसे लिया जाएगा, इसमें से 2% चर्च आगे स्टेट को पे कर देगा, ठीक है, और उसके बाद चर्च के जो खर्चे हैं वो इनसे चलेंगे। बट ये जो टैक्स ये कलेक्ट करते थे लोगों से, ये लग्जरी के लिए खर्च हो रहे थे, अपर क्लर्जी मैन की लग्जरी के लिए। सेकेंड जो दूसरा टैक्स है इसको हम कहते हैं टेल, ये सबको पे करना पड़ता है बट नोबल्स एंड चर्च फिर से इसको पे नहीं करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो टैक्स है वो मेन कौन पे कर रहे हैं, कॉमनर्स, और उसमें इनको कोई इश्यू नहीं है टैक्स पे करने में। जो थर्ड स्टेट है, जो कॉमनर्स की स्टेट है, उसमें बुर्जुआजी को ऐसा कोई इश्यू नहीं है टैक्स पे करने में, पैसा बहुत है, बट वर्कर्स एंड पीजेंट इनको दिक्कत है टैक्स पे करने में। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से यहाँ पर टैक्सेशन का सिस्टम है, ये में भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस टाइप से फ्रांस की सोसाइटी वर्क करती है। और ये सोसाइटी सड़ चुकी थी बिकॉज नोबल्स एंड चर्च के पास लैंड बहुत ज्यादा है और वो टैक्स पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं रॉयल फैमिली की बात करते हैं। यहां पर रूल करती है बर्बन डायनेस्टी, BOURBON, बर्बन डायनेस्टी। और प्रेजेंट में रेवोल्यूशन के टाइम पर किंग का नाम है लुई 16। इसकी वाइफ का नाम है एंटोनिटे, और एंटोनिटे ऑस्ट्रिया इस टाइम पर एक एम्पायर है यूरोप में, ऑस्ट्रियन एम्पायर। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है मैरी एंटोनिटे। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, दैट्स वाई जब इसकी शादी होती है लुई से तो स्टूडेंट लोग इसको वेलकम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ये जो लेडी है, ये लेडी, इसने एक लाइन बोली थी, वो लाइन मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग इसके सामने गए, इसके पास गए और इससे पूछा, इससे बोला कि हमें जो है ब्रेड नहीं मिल रही है, रोटी नहीं मिल रही है खाने के लिए। तो उसने बोला कि अगर ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। ये जो लेडी है स्टूडेंट, इसको कहते थे मैडम डेफिसिट। डेफिसिट मतलब इतना पैसा खर्च करती थी। मैडम डेफिसिट क्या करती थी, ये अपने गाउन्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी, अपने ऑर्नामेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी, ये नॉर्मल था। बट लोगों को तो ये लग रहा है कि भाई टैक्स आप हमसे ले रहे हैं और आप अपनी लग्जरी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ये एंटोनिटे की वजह से भी जो लुई की फैमिली है और जो बर्बन डायनेस्टी है ये थोड़ी सी अनपॉपुलर हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो रॉयल फैमिली की हमने बात करी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फिलोसोफर्स की। तो रेवोल्यूशन से पहले, रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रांस में बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, जिसमें से 3 मेन हैं, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टे एंड थर्ड है आपका रूसो। मॉन्टेस्क्यू स्टूडेंट ये बात करता है स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ इसकी बुक है, उसमें बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, कि पावर को अलग अलग होना चाहिए और एक ही हाथ में बहुत ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। इसने जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रूसो को समझते हैं। रूसो ने एक बुक लिखी इस टाइम पर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये बुक इसने लिखी है 1762 में, ये पब्लिश हुई थी स्टूडेंट 1762 में, एंड 1789 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो कहता है, रूसो बात करता है कि किंग एंड सोसाइटी, सोसाइटी और कम्युनिटी, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सोसाइटी ने अपनी कुछ पावर्स को किंग को दे दिया है, किंग उन पावर्स को यूज कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी। बट किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पावर दी गई है उन पावर का मिसयूज नहीं करेगा, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा।
अगर किंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता है तो सोसाइटी कम्युनिटी इसके पास ये पावर है, ऐसे किंग को हटा सकते हैं। इससे पहले देखिए स्टूडेंट क्या चल रहा था, एब्सोल्यूट मोनार्की, किंग ने जो बोल दिया वो आपका लॉ हो जाएगा। जैसे फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी में इससे पहले लुई 14 है और लुई 14 कहता था मैंने जो बोला वो लॉ है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और इंडिया में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे रूलर्स हैं जिन्होंने बोला है कि हमें जो पावर दी है वो गॉड ने दी है, सोसाइटी ने नहीं दी है, कम्युनिटी ने नहीं दी है। जैसे बलबन, बलबन आप देखेंगे दिल्ली सुल्तान क्या कह रहा है, जिल-उल्लाह, शैडो ऑफ गॉड। एंशियंट टाइम पर चलिए बहुत सारे रूलर्स ने इसी टाइप की बात करी है कि हमें पावर जो है गॉड ने दी है और वो पावर हम यूज कर रहे हैं, और दैट्स वाई अगर आप हमारे ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तो आप गॉड के अगेंस्ट जाएंगे। तो वो चीजें चेंज हो रही हैं, न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नो आपको पावर कम्युनिटी ने दी है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट केवल रूसो ने नहीं दिया है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले से फेमस हो रहा है स्टूडेंट्स में, लॉक और बहुत सारे राइटर्स का जो है नाम आएगा, ठीक है। बट रूसो के बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, रूसो की बुक का ही नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और इस बुक में इसने जो है सारी चीजों को क्लियर कट बताया और लोगों को ये समझाया कि अगर किंग आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपकी वेलफेयर के काम नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे किंग को हटा सकते हैं, ओके। तो फिलोसोफर फ्रांस में काम करते हैं कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट आपको पता है, केमिस्ट्री की रिएक्शन आप देखते हैं तो उसमें रिएक्शन को तेज करना, कम करना, ठीक है। अगर रिएक्शन को आप बढ़ा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन्होंने पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम किया। फ्रांस में बीमारी थी, ओके, सबको पता है बीमारी है कुछ ना कुछ, तो बीमारी को बताएगा कौन, कि इशू क्या है भाई, उसकी मेडिसिन कौन बताएगा, तो ये फिलोसोफर्स कर रहे थे काम, ओके स्टूडेंट। तो फ्रांस में न्यू आइडियाज आ रहे थे, लिबर्टी इक्वलिटी की बात हो रही थी, ये सारी चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट समझते हैं, चर्च के पास चलते हैं। जो चर्च है फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च है, ओके, रोमन कैथोलिक चर्च एंशिएंट टाइम से स्टार्ट होता है। बाद में इस रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था और उसी को कहते हैं, एक ब्रांच बन गई क्रिश्चियनिटी की, प्रोटेस्टेंट। तो 3 मेन चर्च हैं वर्ल्ड में, एक तो रोमन कैथोलिक हो गया, दूसरा है प्रोटेस्टेंट हो गया, और थर्ड है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये 3 मेन है और बहुत सारी चीजें हैं बट 3 मेन है। तो जिसमें ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट है और फ्रांस में रोमन कैथोलिक। अभी जो रोमन कैथोलिक चर्च है इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इसके जो लोग हैं 2 पार्ट में डिवाइड करिए, हायर क्लर्जीमैन, लोअर क्लर्जीमैन। जो हायर क्लर्जीमैन है ये सारी लग्जरी जो है वो यूज करते हैं, बहुत अच्छी लाइफ है इनकी। जो लोअर क्लर्जीमैन है वो है मैन ऑफ रिलीजन, सारे जो भी रिचुअल्स वगैरह हैं ये जो है कराते थे, रिचुअल्स परफॉर्म कराते थे, बट इनकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इनको वेजेस मिलती थी, पैसा मिलता था। और जो ज्यादातर पैसा है वो कौन यूज कर रहा है, हायर क्लर्जीमैन। तो ये एक इशू चल रहा था और लोग इनसे नाराज थे क्योंकि इनके पास लैंड बहुत ज्यादा थी। तो धीरे धीरे लोगों की नाराजगी बढ़ रही है, बट किन लोगों की, जो मिडिल क्लास है स्टूडेंट, जो एनलाइटेंड लोग हैं, पीजेंट्स अभी भी अपनी जो उनकी आप कह सकते हैं आस्था है वो किस में है, यस चर्च में है। और पीजेंट जो है नहीं चाहते कि आप चर्च को टच करें, ये भी आपको याद रखें। तो ये एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपको समझाया है। अगर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो उस पर हम अभी आते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप से आप देखिए सोशल इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है और 3 यहाँ पर स्टेट बनी हुई है, मतलब पहले आप 2 ग्रुप में डिवाइड करिए, प्रिविलेज्ड अनप्रिविलेज्ड, उसमें फिर 3 स्टेट हो गई, फर्स्ट चर्च, सेकंड नोबल्स एंड थर्ड कॉमनर्स। कॉमनर्स में बुर्जुआजी, फिर से समझिए बुर्जुआजी बहुत पैसे वाले हैं और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, मिडिल क्लास। यस स्टूडेंट ये पिक है जिसमें आप ये देखेंगे तो ये दिखाया गया चर्च के लोगों को, उसके बाद आप देखेंगे नोबल्स को, और यहाँ पर ये इनको दिखाया गया, ये है कौन, थर्ड एस्टेट के बंदे। तो ये दोनों इनकी सवारी कर रहे हैं, ओके। तो ये फ्रांस में ये बड़ी फेमस हुई है। तो ये चर्च के बंदे, नोबल क्लास, एंड ये है थर्ड एस्टेट। यस तो एक बैकग्राउंड है इसमें। अब फ्रांस जो है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी, फ्रांस को बार बार बैंकर्स से एंड बाहर से भी पैसा बोरो करना पड़ रहा था और उसका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा था। इस सिचुएशन में भी जब लुई 16 रूलर बनता है, किंग बनता है, देन वो एक डिसीजन लेता है और डिसीजन ये था कि वो जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसमें जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, अमेरिकन को सपोर्ट करेगा। जब ये अमेरिकन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है, अपने कमांडर हमने डिस्कस भी किया था अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पर, लफायत, लफायत जाता है वहां पर। तो अब स्टूडेंट इनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बार बार इनको बोरो करना पड़ रहा था। अमेरिकन रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, अमेरिका को आजादी मिल जाती है, बट फ्रांस में दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। 1789 तक ये क्लियर था कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा डाउन है।
किंग ये देख रहा है कि जो ट्रेजर है, खजाना है, वो खाली हो चुका है और वो बात कर रहा है टैक्स को बढ़ाइए। बट अगर टैक्स बढ़ेगा तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि किसके ऊपर बढ़ेगा, थर्ड एस्टेट। बट थर्ड एस्टेट के जो बंदे हैं वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि और ज्यादा टैक्स पे कर सकें। स्टूडेंट, तो थर्ड एस्टेट के लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे ऊपर ही टैक्स क्यों बढ़ाते हैं आप नोबल्स के ऊपर एंड कुछ टैक्स आप चर्च के ऊपर बढ़ा दीजिए, बार बार हमारे ऊपर ही बर्डन डाला जाता है। तो इसलिए वो अब हैप्पी नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होता है, किंग जो है वो कहता है कि ओके, अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो आप मीटिंग कर लीजिए, पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाइए। तो यहाँ पर असेंबली की मीटिंग बुलाई जाती है। अब असेंबली की जो मीटिंग होगी उसमें किस टाइप से वोटिंग होती है हमने डिस्कस किया। फर्स्ट एस्टेट जो क्लर्जी मैन है इनका वोट काउंट होगा 1। सेकेंड एस्टेट सेकेंड इनका वोट काउंट होगा 1 एंड थर्ड इनका भी काउंट होगा 1। तो अब यहां पर ये हो जाता था 1+1, ये साथ में आ जाते थे क्लर्जी मैन एंड नोबल्स, और जो थर्ड है थर्ड एस्टेट तो ये इनका वोट काउंट होता था 1। तो ये होता था 2 वर्सेस 1 और ये नोबल्स एंड चर्च के लोग अपनी बात मनवा लेते थे। तो इस टाइम पर कॉमनर्स ने एक डिमांड रखी, मतलब थर्ड एस्टेट के बंदों ने डिमांड रखी। डिमांड ये है कि भाई देखो, जो वोटिंग इस टाइप से हो रही है गलत है, तो वोटिंग पैटर्न में चेंज करिए, सारे लोग एक साथ हॉल में बैठेंगे और मेजोरिटी से जो है डिसाइड करेंगे। अगर ये बात मान ली जाती है तो गड़बड़ ये होगी स्टूडेंट, देखो वैसे तो क्या था कि इनके जो नंबर है थर्ड एस्टेट के और चर्च एंड नोबल्स के जो नंबर है बराबर है, मतलब इनको प्लस कर दीजिए आप, चर्च प्लस नोबल्स के नंबर किसके बराबर थे, थर्ड एस्टेट के लोगों के बराबर। बट सारे लोग गलत नहीं होते, चर्च के कुछ लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, यस कॉमनर्स को, मतलब थर्ड एस्टेट को। इसी टाइप से कुछ नोबल, इसमें से एक नेम आपको था नोया, नोया सपोर्ट कर रहा है किसको, थर्ड एस्टेट को। और भी नोबल्स हैं जो चाहते हैं कि हमसे गड़बड़ी हो रही है, हमारे ऊपर टैक्सेस को लगाइए। तो इस टाइप से स्टूडेंट इनको पता था कि अगर मेजोरिटी से वोटिंग होगी तो हम जीत जाएंगे, और इनको ये पता था कि अगर मेजोरिटी से वोटिंग हुई तो हम हार जाएंगे। तो ये मना कर देते हैं कि इस टाइप से नहीं होगा। किंग ने भी रिफ्यूज कर दिया इस डिमांड। ठीक है, तो किंग ने भी रिफ्यूज कर दिया, खजाना खाली हो गया है, पैसे की जरूरत है, अब क्या करें भाई। इसी टाइम पर आप देखेंगे 1789 में वेदर की वजह से यहाँ पर जो है क्रॉप खराब हो रही है। ठीक है, जब क्रॉप खराब हो रही है तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खाने पीने की चीजों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज भी हो गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था। तो अब ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में थर्ड एस्टेट ने डिमांड कर दी कि वोटिंग पैटर्न चेंज करिए। किंग मानने को रेडी नहीं है। देन थर्ड एस्टेट 17th of June 1789 एक चर्च के बंदे हैं, इनका नाम है जोसेफ साइज बोलते हैं इनको, जोसेफ साइज ने एक सजेशन दिया और उन्होंने बोला कि भाई हमें अपने आप को डिक्लेयर करना होगा नेशनल असेंबली। ये सजेशन अच्छा लगा, इस पर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई, और उसके बाद 17th of June को जो थर्ड एस्टेट है उसने अपने आप को डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली। अब इनकी मीटिंग चल रही थी एक हॉल में, 20th of June का टाइम था, मतलब 3 दिन के बाद 20th of June 1789 बोल दिया 1789। तो यहाँ पर 20th of June 3 दिन के बाद इनकी मीटिंग चल रही थी हॉल में, बाहर से इस हॉल को लॉक करा दिया गया। तो इन लोगों ने फिर इस लॉक को तोड़ा, एक डोर को तोड़ा, और ये डोर ओपन हो रहा था, एक टेनिस कोर्ट है उसकी तरफ। तो एक टेनिस कोर्ट में पहुंचते हैं, वहां पर जाकर एक ओथ लेते हैं। ओथ ये है कि अब फ्रांस के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ओके, तो फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इस ओथ का नाम है टेनिस कोर्ट ओथ, ये आपको याद रखनी है, पीसीएस के जो बच्चे हैं उनको याद रखनी है, टेनिस कोर्ट ओथ। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो रही है, ये कब होती है, 20th of June को। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो चेंजेस हुए, किंग इन चेंजेस को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। क्लियर। उसके बाद जुलाई में न्यूज आना स्टार्ट हो गया कि किंग रेवोल्यूशन को क्रश करना चाहता है। और स्टूडेंट, एक न्यूज आती है कि किंग ने अपने सोल्जर्स को भेजा है। एक्चुअल में उसके कुछ गार्ड थे, इनको कहते हैं स्विस गार्ड, तो किंग ने स्विस गार्ड को भेजा है। तो यहाँ पर जब लोगों को ये न्यूज मिली तो स्टूडेंट बहुत सारे पेरिस के लोगों ने फिर जेल को तोड़ा, और इस जेल का क्या नाम है, बेस्टील, जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो बेस्टील के फोर्ट को तोड़ा, जेल को तोड़ा, और वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको मार दिया, और उनके सर अपने पाइक्स पर लटका दिए और घूम रहे हैं पेरिस में। तो इस टाइप से आप देखेंगे 14th of July को इंसिडेंट होता है। जब ये इंसिडेंट हुआ
तो अब यहाँ पर किंग को डर लग रहा है, अब यहाँ पर नोबल डर जाते हैं। दूसरा एक र्यूमर फैलती है कंट्री साइड में, विलेजेस में। र्यूमर ये थी कि नोबल्स ने बहुत सारे बंदों को जो है अपॉइंट किया है, वो बंदे अटैक करने वाले नोबल सॉरी विलेजर्स के ऊपर। तो विलेजर्स ने पहले अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने जो नोबल्स होते हैं ना, उनके जो कैसल्स वगैरह होते थे उनको तोड़ा, उनके ऊपर अटैक्स किए, और इन्होंने टैक्स रिकॉर्ड्स को बर्न करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो प्रिविलेज्ड ग्रुप के लोग हैं डर जाते हैं, एंड अगस्त में, अगस्त 4 अगस्त पूरी रात इनकी मीटिंग चलती है, डिफरेंट स्पीचेस दी जाती हैं, डिबेट्स होती हैं, मॉर्निंग तक स्टूडेंट बहुत सारे लॉ पास करते हैं, और उसके बाद ये प्रिविलेजेस को खत्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 अगस्त 1789 प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया। ओके, तो इधर जो है ना, इनको नोबल्स को जो है ये कोई आइडियलिज्म में नहीं जी रहे हैं, इनको डर था, आउट ऑफ फियर, ये कहा जाता है आउट ऑफ फियर, ये अपने प्रिविलेजेस को छोड़ने के लिए रेडी थे। पहले रेडी हो जाते तो इतने सारे इश्यूज नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि एक चार्टर लेकर आएंगे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन लेकर आएंगे, और ये डिक्लेरेशन आता है 26 अगस्त 1789 ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन आता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, जिसमें से आपको पता ही है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तो स्लोगन ही बन गया पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसमें प्रॉपर्टी का राइट भी था, इसमें आप किस रीजन को मानते हैं उसकी आजादी दी गई थी। ओके, तो प्रॉपर्टी का राइट भी है, और इसमें सिक्योरिटी की बात भी हुई थी, और इसमें यह भी बोला गया था ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन में कि आप आवाज उठा सकते हैं अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा फेमस होता है स्टूडेंट्स, और इसके बाद ये स्लोगन बन गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्लियर। अब इसके बाद फ्रांस का रेवोल्यूशन फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना स्टार्ट होता है। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, बट साथ में चर्च के ऊपर अटैक किया गया, चर्च के जो बंदे हैं उनको पकड़कर जेल में डाला गया, और चर्च की जो लैंड है उसको कॉन्फिस्केट किया गया। तो नेशनल असेंबली ये सारे काम कर रही है, चर्च की लैंड को कॉन्फिस्केट कर रही है। वाई? तो यहाँ पर एक इशू था बहुत बड़ा, फ्रांस के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, डेट चढ़ा हुआ है। तो इधर इन लोगों को लगता है कि अगर चर्च की प्रॉपर्टी को हम बेच देते हैं तो फिर उससे क्या होगा कि डेट जो है, कर्जा थोड़ा कम हो जाएगा। बट जब आपने चर्च के ऊपर अटैक किया तो कंट्री साइड में जो विलेजर्स हैं ये इस बात से नाराज हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो नेशनल असेंबली के भी अंगेस्ट हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको समझना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपके साथ होते हैं और हैप्पी होते हैं कि आपकी लीडरशिप मानेंगे, कुछ लोग आपसे नाराज भी होंगे। तो इधर जो है विलेजर्स नाराज हो रहे हैं कि आपने चर्च को क्यों टच किया, क्योंकि वो सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं उनके हाई हो रहे हैं, और वो उनके सेंटीमेंट जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप से स्टूडेंट ये सारी चीजें चल रही हैं। फ्रांस में अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है, ये बनता है 1791, सितंबर 1791। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे जो किंग है उसको नहीं हटाया गया, किंग की पावर को कम कर दिया गया, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। किंग की पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इस टाइप से समझिए, जैसे मिडिवल पीरियड में लुई 14 क्या कह रहा था, मेरे वर्ड्स लॉ हैं, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। बट अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इधर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे मोनार्क के ऊपर, बट मोनार्क को हटाया नहीं गया है। ओके, मोनार्क के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, इसको लिमिटेड मोनार्की भी कहते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी वर्ड यूज करते हैं। सितंबर 91 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के जो लोग हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग हैं जो वोट कर सकते हैं, इनकी एज 25 एंड अबव होनी चाहिए, बट यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, सारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। कुछ क्राइटेरिया है, जिसमें से क्राइटेरिया आपका पैसा है, आपकी पोजीशन है। ठीक है, दूसरा है पैसिव सिटीजन, जो लोग वोट नहीं करते। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, क्या विमेन को वोटिंग राइट दिया गया? आंसर इज नो। इवन जब ये डिक्लेरेशन आया था, ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन, तो उसमें विमेन के डिक्लेरेशन की बात भी हुई थी। ओलिम करके एक लेडी है, उन्होंने ये बात की थी, बट बाद में रेवोल्यूशन के टाइम पर उनको भी मार दिया गया था। तो इसमें यहाँ पर ह्यूमन राइट की कोई बात नहीं हो रही है। दैट्स वाई जब हम कहते हैं रेवोल्यूशन, तो यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क भी आ जाते हैं। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि भाई आप स्लेव्स को तो राइट ही नहीं दे रहे हैं,
इधर आप विमेन को राइट नहीं दे रहे हैं, आप वर्कर्स को भी आपने कोई सच राइट नहीं दिए हैं। बट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जब हम बात करते हैं तो उधर आप देखेंगे तो हमारी नेहरू रिपोर्ट है, उसमें हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की है, और उसके बाद ही हमारा स्ट्रगल हो जाता है फ्रीडम स्ट्रगल। वो रेवोल्यूशन नहीं है, बट हाँ इनके रेवोल्यूशन हैं, बिकॉज इनके राइटर्स ने इनकी हिस्ट्री को लिखा है और हमारी हिस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने लिखा है, उन्होंने बना दिया फ्रीडम स्ट्रगल। हाँ टाइम लगा हमें आजादी मिलने में, बट क्या उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो आप ये कह सकते हैं कि इंडियन रेवोल्यूशन और उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ा? बहुत सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, और ये आपको सोचने होंगे। सॉरी, इधर आते हैं। तो एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन जो वोट कर सकते हैं, पैसिव सिटीजन जो वोट नहीं कर सकते। जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सेम टाइम पर जो समझने का ट्राई करना, जो नेशनल असेंबली है, तो पहले क्या नाम चल रहा था? स्टेट्स जनरल। उसके बाद कौन सा नाम आया? नेशनल असेंबली। और अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और एक न्यू नेम आएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सा नाम आएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो नेशनल असेंबली का नाम अब हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर से देखिए, स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली। मोनार्की पावर को बहुत कम कर दिया गया। फ्रांस क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? फ्रांस का किंग इन चीजों से हैप्पी नहीं है। सेकंड, फ्रांस के आसपास जो कंट्रीज हैं, मतलब जो किंगडम्स हैं, अभी हम कंट्री वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, किंगडम्स हम कह सकते हैं, एम्पायर्स हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये जो किंगडम्स हैं, एम्पायर्स हैं, इनको डर लग रहा है। उनको डर ये है कि जो फ्रांस की जो फायर है, मतलब जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, ये फायर तो हमारे किंगडम में भी पहुंच जाएगी। तो उनको लगता है कि इस रेवोल्यूशन को पहले ही क्रश कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। तो इस टाइम पर हम देखेंगे ऑस्ट्रिया ने एंड प्रशिया, या प्रशा आप कह सकते हैं, PRUSSIA, जिसके अंडर में बाद में जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होगा और प्रशा क्या बनेगा? जर्मनी। तो इधर हम देखते हैं प्रशिया एंड साथ में जो ऑस्ट्रिया है, इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है अगेंस्ट फ्रांस, क्योंकि वो इस रेवोल्यूशन को क्रश करना चाहते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मैरी एंटोनिटी है, लुई की जो वाइफ है, वो कहाँ से आती है? ऑस्ट्रिया। तो इधर जो है इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। तो अब यहाँ पर आपको बाहर भी लड़ना पड़ रहा है। ओके, तो बाहर भी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो रही हैं और इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब समझिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक इशू ये आया कि जो किंग है उसने फ्रांस से भागने का ट्राई किया। फ्रांस से जब भागने का ट्राई करता है फ्रेंच किंग, तो उसको पकड़ा गया, फिर से उसको फ्रांस लाया गया। ठीक है, भागने नहीं दिया गया। फ्रांस के लोगों पर शक हो गया किंग के ऊपर। सेकेंड इशू ये आया कि जब ये ऑस्ट्रिया प्रशा ने वॉर डिक्लेयर की, तो आप इस टाइप से समझना, इनको सपोर्ट था, ब्रिटेन का सपोर्ट है, इनको रशिया का सपोर्ट है, और बहुत सारी कंट्रीज का सपोर्ट है, इसमें हॉलैंड वगैरह है, तो इनको सपोर्ट है बाहर से। तो ऑस्ट्रियन प्रशा इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब फ्रांस की आर्मी इनसे लड़ रही है, बट स्टार्टिंग में फ्रांस की आर्मी हार रही है। प्रशियन कमांडर पेरिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रशियन कमांडर पेरिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस टाइम पर दो तीन चीजें हुई। प्रशियन कमांडर ने ये बोला कि भाई जो रॉयल फैमिली है और जो किंग है, उनको टच मत करना, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लोग जो है नाराज हो जाते हैं और इस टाइम पर इन्होंने जो है जो पैलेस था किंग का, उसको तोड़ा, और उसमें जो है तोड़ने के बाद ये किंग को पकड़ते हैं, रॉयल फैमिली को पकड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं। दूसरा, बहुत सारे पेरिस के लोग उन जेल्स पर अटैक करते हैं जहां पर लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो किंग को सपोर्ट करते थे। तो बहुत सारे जो लॉयलिस्ट जेल में बंद थे, उन जेल को तोड़ा गया और यहाँ पर जो लॉयलिस्ट है उनको पकड़ पकड़ कर मारा गया। तो अबाउट 1000 लोगों का यहाँ पर मैसाकर होता है। इसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये अपने आप को डिसॉल्व कर देती है, क्योंकि फ्रांस में एक कैओस क्रिएट हो गया था स्टूडेंट, और लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर दो चीजें हुई। अब जो किंग है उसको जेल में डाल दिया गया है और रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया गया है। साथ में जो लॉयलिस्ट हैं उनके ऊपर अटैक्स होना स्टार्ट हो गया था। इस टाइम पर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। तो फिर से देखिए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। स्टेट जनरल, नेशनल असेंबली, थर्ड आप बताइए, याद करिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद अब आएगा नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करके क्या बनेगा? नेशनल कन्वेंशन, और इसका पीरियड रहेगा 1792 से लेकर 1795। ओके,
अब आप देखेंगे इसमें नेशनल कन्वेंशन, तो नेशनल कन्वेंशन में कुछ डिफरेंट पार्टीज के लोग हैं। इसमें से एक पार्टी है जैकबिन, जैकबिन क्लब इसको बोलते हैं, एक है ग्राउंडिस्ट और एक दो पार्टीज और हैं, जैसे कॉर्डिलियर है, ग्राउंडिस्ट हैं और मेन सबसे है जैकबिन। यहाँ पर स्टूडेंट जो जैकबिन्स हैं याद रखना, और उसको आप जो थोड़ा लिंक करना, जो हमारा टीपू सुल्तान है, तो टीपू सुल्तान, फर्स्ट पॉइंट, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम, जो टीपू सुल्तान की कैपिटल है, वहां पर एक ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरी में। सेकंड, टीपू सुल्तान जैकबिन क्लब का मेंबर बना था, ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया है और टीपू सुल्तान जैकबिन क्लब का मेंबर बना है। तो जैकबिन क्लब, ग्राउंडिस्ट, कॉर्डेलियर, ये सब क्लब है नेशनल कन्वेंशन में, ये लोग हैं। इसमें जैकबिन्स की डिमांड है कि फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाए, ठीक है, बट अदर मेंबर्स अभी ऐसा नहीं चाहते, बट जैकबिन बार बार डिमांड कर रहे थे कि फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाए। तो उनकी बात अब मानी जाती है स्टूडेंट, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। पॉइंट कैच करना, किंग को अभी मारा नहीं गया है, बट फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। अभी टाइमलाइन फिर से हम एक बार देख लेंगे, तो यहाँ पर फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, किंग अभी जिंदा है बट जेल में है। उसके बाद स्टूडेंट जनवरी 1793, जैन 1793 किंग लुई 16 को मार दिया गया। यहाँ पर एक मशीन है गिलेटिन, गिलेटिन जो है एक डॉक्टर ने बनाई है, उसको लगता था कि बंदे की जो डेथ है वो आसानी से होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए, उसको दर्द नहीं होना चाहिए, तो गिलेटिन बनाई गई थी। इसमें एक फरसा होता था और वो रस्सी से उसे छोड़ते तो नीचे गिरता था और सीधे आपका सर गर्दन काट देता था। तो इधर इस टाइप से देखेंगे लुई 16 को गिलेटिन पर भेजा गया, और जब ये मरता हुआ लुई ये कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ और मेरा इसमें ऐसा कोई नेगेटिव मेरा रोल नहीं है, तो इनोसेंट बता रहा है अपने आप को, इसको मारा गया। और थोड़ी टाइम के बाद इसकी बीवी एंटोनेटो को भी मार दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से लुई 16 को मारा गया, उसकी बीवी को मार दिया गया, बट इसके मरने से पहले ही फ्रांस क्या बन चुका है, रिपब्लिक। अब इस टाइम पर एक इश्यू बहुत बड़ा था, इश्यू ये था कि जैसे आपने किंग को मारा तो फ्रांस के बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो गए थे, और ये लोग जो है रेवोल्यूशन के एनिमी बन रहे थे। तो रेवोल्यूशन के एनिमी जो है उनको क्रश करने के लिए जो नेशनल कन्वेंशन है उसमें एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, और उस ट्रिब्यूनल का हेड बना दिया गया, मतलब पावर आ जाती है उसमें रॉब्सपीयर, या पियरे बोलते हैं इसको, रॉब्सपीयर। सेफ्टी ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। सेफ्टी ट्रिब्यूनल का हेड कौन बन जाता है, रॉब्सपीयर, जो किस क्लब से आता है, ये आता है, समझिए फिर से, जैकबिन क्लब। नेशनल कन्वेंशन में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसका हेड कौन बनेगा, रॉब्सपीयर। क्यों बनाया गया ट्रिब्यूनल, बिकॉज फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बहुत सारे एनिमीज इनको दिखाई दे रहे हैं, और ये एनिमी इंटरनल एनिमी भी हैं एंड बाहर से भी अटैक्स हो रहे हैं, एक्सटर्नल एनिमी भी हैं। तो इस टाइप से सेफ्टी ट्रिब्यूनल बनाया गया, और उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया जो ये माना गया कि ये फ्रांस के रेवोल्यूशन के अगेंस्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक लड़का है 18 साल का, उसने एक ट्री को कट कर दिया। ये ट्री रेवोल्यूशन की मेमोरी में लगाया गया था, जब रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। तो जब उसने ट्री कट कर दिया, उसे पता नहीं था कि क्या इशू है, तो उसको पकड़ा गया और उसको जो है गिलेटिन पर भेज दिया गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप देखेंगे अब जो पीरियड स्टार्ट हुआ फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन के अंडर में, और मेन आप देखना 1793 से लेकर 1794 का जो पीरियड रहा, इसको कहते हैं रीन ऑफ टेरर, रीन ऑफ टेरर, रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर किसके अंडर में, रॉब्सपीयर। ये जो बंदा है ये अपने पार्टी मेंबर्स को भी नहीं छोड़ता है, इसकी पार्टी मतलब जैकबिन क्लब का एक मेंबर था डॉन्टॉन, डॉन्टॉन को ये पकड़ता है, उसको भी मार दिया गया। तो डॉन्टॉन कह रहा है कि मेरा सर जब कटेगा तो उसको सारे लोगों को दिखाना और वो देखने लायक होगा। तो इस टाइप से आप देखेंगे रीन ऑफ टेरर का पीरियड चलता है फ्रांस में। 1 ईयर में अबाउट 40,000 40,000 लोगों को मारा गया। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, एक कैओस क्रिएट हो गया है फ्रांस में, और अब वो चाहते हैं कि रॉब्सपीयर को भी सजा दी जाए। तो इसको फिर जो है इसका ट्रायल चलता है, इसको एक केस में फंसाया गया और इसको भी गिलेटिन पर भेज दिया गया। तो इस टाइप से आप देखेंगे फ्रांस में एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी है ही नहीं है। जैसे अमेरिका में आपने देखा था, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, और उसके बाद क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अमेरिका ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया, अमेरिकन जो उसका जो ट्रेड था बहुत ज्यादा बढ़ा, इवन ब्रिटेन के साथ भी ट्रेड बढ़ गया। बट इधर तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इधर स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार जो है फॉर्चून फ्लक्चुएट कर रहा है, लोग परेशान हो रहे थे कि हो क्या रहा है फ्रांस में। और रीनो टेरर के नाम पर तो
सॉरी रीन ऑफ टेरर के टाइम पर तो लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, लोग परेशान थे, तो अब उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी। दूसरी तरफ जो नेशनल कन्वेंशन है, नेशनल कन्वेंशन को लग रहा था कि कुछ और करना पड़ेगा, तो नेशनल कन्वेंशन में जो मॉडरेट लोग हैं उन्होंने फिर एक रास्ता निकाला और एक नया सिस्टम बनाया। इसको कहते हैं स्टूडेंट रूल ऑफ डायरेक्टरी। रूल ऑफ डायरेक्टरी, रूल ऑफ डायरेक्टरी ये पीरियड रहेगा 1795 से लेकर 1799, और 1799 में फ्रांस में किसका राइज हो जाएगा? नेपोलियन। ओके, तो यहाँ पर रूल ऑफ डायरेक्टरी आएगा 1795 से लेकर 1799, उसके बाद किसका राइज होगा? नेपोलियन। रूल ऑफ डायरेक्टरी स्टूडेंट यहाँ पर 5 बंदों को पिक किया गया, उनको एग्जेक्टिव पावर दी गई और यहाँ पर ट्राई किया गया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उनको इंप्लीमेंट किया जाए। तो 5 बंदों को एग्जेक्टिव पावर दी गई थी, बट ये कुछ करप्ट बंदे थे। इन्होंने क्या किया? फ्रांस की करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, बट उसका इंपैक्ट नेगेटिव हुआ और फ्रांस में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इस टाइम पर जो नेपोलियन है वो बाहर लड़ाई कर रहा था, तो इस टाइम पर आप देखेंगे इससे थोड़ा सा पहले 97 में नेपोलियन इटली में लड़ रहा है, इटली में, और इटली में उसको सक्सेस मिल रही है। इटली इस टाइम पर किसके कंट्रोल में है? इटली एक कंट्री नहीं है, अभी एक किंगडम नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे किंगडम्स हैं, सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और बहुत सारे किंगडम्स ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। ठीक है, तो यहाँ पर नेपोलियन लड़ता है, ऑस्ट्रिया को डिफीट करता है। उसके बाद नेपोलियन 98 में इजिप्ट पर अटैक करने गया था, और इजिप्ट पर किसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था? ब्रिटेन का। तो यहाँ पर इजिप्ट पर अटैक करने गया था, और जब इजिप्ट पर अटैक हुआ था तो इस टाइम पर ब्रिटेन को जो है बहुत दिक्कत हो गई थी। ब्रिटेन को डर था कि इसके बाद अटैक जो है इंडिया पर हो सकता है, और दैट्स वाई इंडिया में वेलेस्ली को ऑर्डर दिया गया था कि आप देखिए नेपोलियन को कैसे रोकना है। तो वेलेस्ली इंडिया में लेकर आता है सब्सिडरी अलायंस। अगर आपको नहीं पता है सब्सिडरी अलायंस, प्लीज पढ़िए और लिंक करिए चीजों को। तो स्टूडेंट नेपोलियन का राइज हो रहा है, डायरेक्टरी फेल हो रही है। 1799 में नेपोलियन लौटता है बाहर से, और लौटने के बाद वो क्या कहता है? नेपोलियन कहता है कि मैंने देखा फ्रांस का जो क्राउन है वो धरती पर मिट्टी में पड़ा हुआ है, मैंने तलवार से उठाया और अपने सर पर रख लिया, और इस टाइप से किसका राइज हो जाएगा? नेपोलियन। ओके स्टूडेंट, तो ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, और मेन उसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, थोड़ा सा समझाना है केवल। उसके बाद मेन टॉपिक आपका आएगा वर्ल्ड वॉर 1। तो फिर से एक बार सीक्वेंस को देखते हैं, टाइमलाइन फिर से देखिए स्टूडेंट। 17 जून 1789 थर्ड एस्टेट ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? नेशनल असेंबली। अब बंदे का नाम याद करिए जिसने सजेशन दिया था, अगर याद आ रहा है ओके, आपका लेक्चर सही जा रहा है। दूसरा देखिए 20 जून टेनिस कोर्ट ओथ, क्या ओथ ली गई है? फ्रांस के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। 14 जुलाई इसको तोड़ा गया, बेस्टील की जेल को तोड़ा गया। 4 अगस्त अबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, पूरी रात यहाँ पर मीटिंग चलती है और फ्यूडल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया। ठीक है। 26 अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, अभी हमने डिस्कस किया था ना। और उसके बाद कौन सा स्लोगन फेमस हुआ? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 1791 कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। मतलब फ्रांस के सिटीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक्टिव जो वोट दे सकते हैं एंड पैसिव जो वोट नहीं दे सकते। आपको याद रखना है वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया है, एंड इवन जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो वोट कर सकते हैं, क्राइटेरिया रखा गया है, इसको कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद देखिए स्टूडेंट सितंबर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। नेशनल असेंबली के बाद क्या नाम आएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, यहाँ पर किंग भागने का ट्राई करेगा बट उसको पकड़ा जाएगा, दोबारा से फ्रांस में लाया जाएगा। अप्रैल 1792 यहाँ पर ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देगा फ्रांस, ऑस्ट्रियन एम्पायर के अगेंस्ट। 10 अगस्त यहाँ पर जो किंग रहता है ना, ट्विलरीज में रहता था वो, उसको तोड़ा जाएगा। उसके बाद बैटल ऑफ वॉल्मी स्टूडेंट होती है यहाँ पर, जिसमें प्रशियंस से लड़ाई करते हैं फ्रांस के जो लोग हैं, प्रशियंस से लड़ाई होती है, इसमें फ्रांस जीतता है। जब ये फ्रांस जीत जाता है, हाँ एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ इसमें बैटल में, तो उसके बाद फ्रांस के लोग एम्बोल्डन हो जाते हैं। एम्बोल्डन होने के बाद वो क्या करेंगे फिर? अबोलिशन ऑफ मोनार्की। तो यहाँ पर मोनार्की को खत्म कर दिया जाएगा सितंबर 1792, और फ्रांस बन जाएगा रिपब्लिकन स्टेट। मतलब किंग के मरने से पहले ही फ्रांस में क्या आ चुका है? रिपब्लिकन टाइप ऑफ सिस्टम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए किंग को मार दिया गया जनवरी 1793 में, किंग लुई को मार दिया गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट अब पावर किसके पास आ गई? रॉबस्पियर। और इस पीरियड को क्या कहते हैं? रीन ऑफ टेरर। याद रखना इसको, बंदे का नाम रॉबस्पियर। किस पार्टी से आता है? जैकबिन।
जैक्विन क्लब का मेंबर इंडिया में कौन बना? टीपू सुल्तान। इधर बढ़ते हैं स्टूडेंट, इधर देखिए फिर उसके बाद मेन, इधर यहाँ पर नेपोलियन का कैंपेन चल रहा है 96-97 इटली में, हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद यहाँ पर 1799 में नेपोलियन जो है वो डायरेक्टरी को हटा देगा एंड अपने आप को डिक्लेयर कर देगा फर्स्ट कॉन्सुल। तो इस टाइप से आप देखेंगे ये है स्टूडेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो एक सीक्वेंस आपको क्लियर होना चाहिए। टीसीएस ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि जब वो नेशनल असेंबली बनी उसके बाद जो इलेक्शन हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, तो पावर किसके पास आई? मिडिलमैन के पास पावर आई। किसके पास? मिडिलमैन। पीजेंट्स वर्कर्स के पास पावर नहीं है क्योंकि उनको अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। ये समझने का ट्राई करें, उनके नंबर ज्यादा है। अगर पीजेंट्स को, वर्कर्स को आप काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दे देंगे तो फिर वो मिडिल क्लास से पावर छीन लेंगे। तो कोई भी अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाह रहा है। तो एक सीक्वेंस मैंने आपको समझाया स्टूडेंट, ये सीक्वेंस जो है आपको याद होना चाहिए। और अगर नहीं है क्लियर तो फिर से लेक्चर को देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिए, उस सीक्वेंस को याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।